टू माय क्लास. माय नेम इज लता रावत. सो आज का जो ये लेक्चर है वो हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं इस लेक्चर में. सबसे पहले जो चैप्टर का नाम है वो है ट्राइंगल्स, जिसमें हम बात करेंगे सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स के बारे में. सो बेसिकली जो चैप्टर है वो बात होगी हमेशा किसके ऊपर? सिमिलैरिटी के ऊपर. जैसे कि आपने अर्लियर क्लासेस में पढ़ा हुआ है, सबसे पहले आपने पढ़ा हुआ था लाइक कॉन्ग्रुएंसी ऑफ द ट्राइंगल, और उसके अलग अलग क्राइटेरिया आपने पढ़े थे लाइक साइड एंगल प्रॉपर्टीज जो आपने अलग अलग देखी थी, साइड एंगल साइड के अलावा एंगल साइड एंगल या आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी. सो इसी तरीके से आपने ट्राइंगल के बारे में पढ़ा था. ठीक है, तो वो हमने पढ़ा था कॉन्ग्रुएंसी ऑफ द ट्राइंगल. So you are familiar with the triangle and many of their properties from your earlier classes. You have studied congruency of the triangles in detail. Recalling that figure are said to be congruent. अब उन triangles को congruent हम तब कहते थे जब वो same shape के और same ही size के हो. Congruency तब prove होती है कि वो जो triangles हो वो same shape के भी हो और same साइज के भी हो. ठीक है, बट इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं सिमिलैरिटी के बारे में. वहां बात हो रही थी कॉन्ग्रुएंसी, अब इस चैप्टर में बात होगी किसकी? सिमिलैरिटी के बारे में. सो सिमिलैरिटी में ये क्या होता है कि जो शेप है ट्राइंगल का वो तो सेम होना चाहिए, लेकिन साइज सेम हो या नहीं हो ये नेसेसरी नहीं है. यहाँ पे दोनों ही शेप ले लो या साइज ले लो, दोनों ही सेम होना नेसेसरी था. लेकिन सिमिलैरिटी में जब ट्राइंगल की सिमिलैरिटी की हम बात करेंगे तो साइज तो क्या होना चाहिए? जो हमारा शेप है वो तो सेम होना चाहिए, वो तो नेसेसिटी है, लेकिन साइज भी हो ऐसा जरूरी नहीं है. ओके, सो यहाँ पर हम इस तरीके से देखेंगे, टू फिगर्स हैविंग द सेम शेप एंड नॉट नेसेसरी द सेम साइज आर कॉल्ड द सिमिलर फिगर. सो ऐसे फिगर्स जिनका क्या हो? सेम क्या हो? साइज, जो शेप है वो तो सेम हो, लेकिन साइज जरूरी नहीं है कि सेम हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है. सो ऐसे जो फिगर्स कहलाएंगे वो क्या कहलाएंगे? हमारे सिमिलर फिगर्स कहलाएंगे. ठीक है, जैसे कि आप यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको कुछ फिगर्स दिख रहे हैं यहाँ, जैसे कि सर्कल है. आप देखोगे इनका जो शेप है वो सेम है, ये भी सर्कल है, ये भी सर्कल है, ये भी सर्कल है, इसके अंदर भी सर्कल है. तो इनका जो शेप है वो तो क्या है? सेम है. लेकिन आप साइज की बात करोगे तो ये बड़ा वाला सर्कल है और इसके अंदर वाला छोटा वाला सर्कल है, तो आप देखोगे साइज क्या है दोनों की? डिफर कर रही है. तो ये कॉन्ग्रुएंस तो नहीं हो सकते, कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते. लेकिन ये सिमिलर है या नहीं है? ये सिमिलर हो सकते हैं, क्योंकि सिमिलैरिटी में अभी हमने क्या पढ़ा कि साइज मैटर नहीं करती है, ओनली शेप मैटर करता है. तो अगर शेप सेम है दैट मीन्स वो जो फिगर्स है वो सिमिलर है. ओके, जैसे कि यहाँ पर आपको बॉक्स दिख रहा है, ये जो स्क्वायर शेप है ये स्मॉल है साइज में, ये बड़ा है, ये और भी ग्रेटर है. दैट मीन्स कि यहाँ पर लेकिन है तो स्क्वायर, शेप क्या है इनकी? सेम है, इक्वल है, लेकिन साइज क्या है? डिफरेंट है. उससे मैटर नहीं करता, फिर भी ये क्या कहलाएंगे? सिमिलर फिगर्स कहलाएंगे. सिमिलरली ये ट्राइंगल्स भी. ओके, सो फ्रॉम दिस वी कैन से दैट ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर. अब देखिए, आप ध्यान दीजिएगा, अगर मैं ये बात करूं, यहाँ पर मेरे पास एक सर्कल है और उसी के इक्वल, दैट मीन्स इनकी जो साइज है वो भी सेम है और शेप भी सेम है. ठीक है, मान के चलते हैं ये दोनों सर्कल है, दोनों की साइज भी सेम है और जो शेप है वो तो सेम है ही, सर्कल ही है. तो ये दोनों जो फिगर्स कहलाएंगे ये क्या कहलाएंगे? कॉन्ग्रुएंट फिगर कहलाएंगे. तो यहाँ पर ये कॉन्ग्रुएंट है. लेकिन अगर मैं बोल देती हूँ यहाँ पर एक और सर्कल मैंने ले लिया, अब यहाँ पर शेप तो क्या है? सेम है, बट साइज जो है वो सेम नहीं है. तो यहाँ पर ये क्या कहलाएंगे? सिमिलर. ओनली क्या कहलाएंगे? सिमिलर कहलाएंगे. बट आप यहां ध्यान दीजिए, वी कैन से दैट ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर. जितने भी कॉन्ग्रुएंट फिगर है, अब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो ये कॉन्ग्रुएंट भी है, साथ ही साथ क्या है? सिमिलर भी है, क्योंकि इनका शेप क्या है? सेम है, और साइज सेम हो या नहीं हो फर्क नहीं पड़ता. तो ये दोनों जितने भी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं, लेकिन जितने भी सिमिलर फिगर्स होते हैं वो जरूरी नहीं है कि कॉन्ग्रुएंट होते हैं. अब ये दोनों फिगर सिमिलर तो है क्योंकि इनका शेप क्या है? सेम है, लेकिन साइज क्या है? अनइक्वल है. ठीक है, तो यहाँ पर ये सिमिलर तो कहलाएंगे, लेकिन जो यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट है वो ये नहीं कहलाएंगे, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी में शेप के साथ साथ साइज भी क्या करती है? मैटर करती है. वो भी इक्वल होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए. सो यहाँ पर इससे हम ये बोल सकते हैं कि कॉन्ग्रुएंट फिगर सिमिलर हो सकते हैं, बट सिमिलर फिगर जरूरी नहीं है कि कॉन्ग्रुएंट हो.
ओके। सो इस तरीके से आप कॉन्ग्रुएंट फिगर और सिमिलर फिगर को डिफरेंशिएट कर सकते हो। ओके, चलिए तो सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे सिमिलर पॉलीगन्स। पॉलीगन्स आपने देख रखा है, अलग अलग साइड्स के जो पॉलीगन्स होते हैं, यहाँ पर डिफरेंट साइज होते हैं। जैसे कि आप ट्राइंगल भी एक पॉलीगन है, उसके अलावा आप स्क्वायर में ले लो, क्वाड्रेटिक ले लो, या फिर आप पेंटागन ले लो, हेक्सागन ले लो, ये सभी क्या है पॉलीगन, जिनकी क्या होती है नंबर ऑफ साइड्स होती है। ओके, सो टू पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सेड टू बी सिमिलर। अब यहाँ क्या बोला गया है कि ऐसे पॉलीगन्स जिनके जो नंबर ऑफ साइड्स क्या है सेम है, तो वो पॉलीगन्स क्या कहलाए जा सकते हैं, उनको हम सिमिलर कह सकते हैं। अगर दैट मीन्स इफ यहाँ पर जुड़ गया इफ, तो दैट मीन्स यहाँ पे कंडीशन आ गई है दो। क्या कंडीशन आ गई है? दियर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। क्योंकि यहाँ पर आप देखो ये इस तरीके से दो फिगर्स हैं, लेकिन अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से एक बना दूं, ठीक है, इस तरीके से मैं अगर एक बना देती हूं, ये मेरे पास, ये भी तो क्या है, ये भी मेरे पास क्या है क्वाड्रिलेटरल है, 4 साइड्स हैं। अब यहाँ पर बोला क्या गया है कि कोई भी पॉलीगन मान लो सेम नंबर ऑफ साइड्स है, मतलब उनके साइड्स इक्वल हैं। देखो यहाँ भी 4 साइड्स हैं, ये भी 4 साइड्स का है, ये भी 4 साइड्स का है, दैट मीन्स ये सभी क्या क्वाड्रिलेटरल है। तो ये सभी सिमिलर होंगे, तभी होंगे जब क्या होंगे, दो कंडीशन ये प्रूफ करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। दियर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। दैट इज यहाँ पर 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, इधर ये 90 है, 90 है, यहाँ 110 है, 110 एंड 100 है, 100। आप देखोगे इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, आपस में इक्वल है। ठीक है, पहली कंडीशन तो ये है। दूसरी कंडीशन क्या है, दे कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, इनकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है, सॉरी, वो भी क्या होनी चाहिए, सेम रेशियो में होनी चाहिए। दैट मीन्स यहाँ पर जो DC है, ये DC अपॉन ये SR, इनका जो रेशियो है वो किसके इक्वल होना चाहिए, यहाँ CB अपॉन RQ, इसके इक्वल होना चाहिए। ऐसे ही सिमिलरली AB अपॉन PQ इक्वल्स टू AD अपॉन PS, मतलब इनके जो साइड्स का रेशियो है वो भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। सो ये दो कंडीशंस हैं, अगर ये सेटिस्फाई कर देते हैं तो दो पॉलीगन्स क्या होंगे, आपस में सिमिलर कहलाएंगे। अब आप यहाँ देखोगे, क्या पता है यहाँ पर एंगल कितना है, 180 का हो, यहाँ पर 20 का हो, यहाँ पे किसी और का हो, यहाँ तो मतलब यहाँ तो एंगल्स ही डिफरेंट हो गए है। तो ये इनकी साइड्स भी क्या है, 4 हैं, 1 2 3 4, क्वाड्रिलेटरल है, ये भी क्वाड्रिलेटरल है। लेकिन ये तभी सिमिलर कहलाएंगे जब इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे और साथ ही साथ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की जो रेशियो है वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। सो ये तो नहीं है, दैट मीन्स ये इसके सिमिलर नहीं होगा, लेकिन ये दोनों आपस में सिमिलर कहलाएंगे। ओके, चलिए, जैसा कि हमने यहाँ पॉलीगन्स में देखा, अब बात करेंगे हम सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल भी क्या है, पॉलीगन है, ऑफ कोर्स सी बात है। तो वो भी दो ही कंडीशन यहाँ पर क्या करेगा, सेटिस्फाई करने की बोलेगा। क्या बोलेगा कि अगर टू ट्राइंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर, दो ट्राइंगल्स को हम सिमिलर तभी कह सकते हैं इफ दियर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, मतलब उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो, आपस में इक्वल हो। दैट मीन्स ट्राइंगल्स क्या हो, इक्विएंगुलर हो, क्या हो, इक्विएंगुलर हो। ठीक है, यहाँ इक्विएंगुलर मतलब इक्वल एंगल के हो सकते हैं, ये भी हो सकती है कंडीशन। द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, और उनकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स है उनकी क्या हो, रेशियो में सेम हो। ठीक है, या आप कह सकते हो प्रोपोर्शनल हो। ओके, सो यहाँ पर ये जो साइन आपको दिख रहा है, ये साइन किस लिए यूज में लिया जाता है, सिमिलैरिटी को शो करने के लिए। कभी भी अगर हम बोलेंगे दो ट्राइंगल सिमिलर है, दैट इज ABC एंड DEF दोनों सिमिलर है, तो मैं बोलूंगी ABC ट्राइंगल इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। तो इस तरीके से, इस साइन से ये शो होगा कि ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के क्या है, सिमिलर है। ओके, आगे अगर ऐसा है तो क्यों होगा ऐसा, दो कंडीशन है तो इनके क्या होंगे, एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे, आपस में इक्वल। दैट मीन्स एंगल A जो होगा एंगल D के इक्वल होगा, सिमिलरली एंगल B जो होगा वो एंगल E के इक्वल होगा, और साथ ही एंगल C जो होगा एंगल F के इक्वल होगा। और दूसरी कंडीशन ये होगी कि इनके जो साइड्स के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स है उनका रेशियो भी इक्वल होगा। दैट मीन्स AB अपॉन DE इज इक्वल्स टू BC अपॉन EF इक्वल्स टू CA अपॉन FD। ठीक है, तो ये दो कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई होंगी, तभी दो ट्राइंगल्स आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ठीक है, तो कोई भी पॉलीगन हो, ये दो ही कंडीशंस आपको वहां पर सबसे पहले देखनी है, उनकी सिमिलैरिटी
चेक करने के लिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर एक नोट है, क्या देखिए, दैट इफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ टू ट्राइंगल्स आर इक्वल, जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है किसी भी दो ट्राइंगल के, अगर वो इक्वल है तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, इक्वी एंगुलर ट्राइंगल्स। क्या बोल सकते हैं, इक्वी एंगुलर ट्राइंगल्स। दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि इस तरीके से एक और ट्राइंगल मैं बना देती हूँ, यहाँ पर मैं पी क्यू आर लेती हूँ, अगर इन दोनों के ये भी क्या हो, 60 हो 60 हो 60 हो, दैट मीन्स यहाँ तो एंगल क्या है, ये तो वैसे भी इक्विलेटरल ट्राइंगल है, लेकिन अगर कंडीशन डिफरेंट भी हो तो भी क्या होगा, ये दोनों ही क्या कहलाएंगे, आपस में इक्वी एंगुलर कहलाएंगे, ठीक है। दैट मीन्स कि इनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो क्या है, इक्वल है, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, इक्वी एंगुलर ट्राइंगल। ओके, चलिए सो अब हम बात करेंगे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, नाउ नोन एज अ थेल्स थ्योरम, जिसको हम क्या बोलते हैं, थेल्स थ्योरम के बात नाम से भी जानते हैं। सो इसमें कुछ थ्योरम्स आएंगी जो हम पढ़ेंगे। अब ये थ्योरम्स किस पर बेस्ड होंगी, इस चैप्टर में हम थ्योरम्स ही पढ़ने वाले हैं। एक्चुअली ये पूरा चैप्टर ही थ्योरम से बना हुआ है, लेकिन वो थ्योरम्स आपको अलग अलग चीजों के बारे में बताएगा। जैसे कि ये थ्योरम है, ये क्या बोल रहा है, if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two side is in distinct point, the other two sides are divided in the same ratio। क्या बोला गया है यहाँ पर कि एक लाइन मैं ड्रॉ कर दूं, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है ABC एक ट्राइंगल है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर अभी ट्राइंगल दिया गया है, यहाँ पे ट्राइंगल दिया गया है इन ट्राइंगल ABC, और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, क्या बोला गया कि अगर एक लाइन हम ड्रॉ कर दें जो किसी भी दो साइड्स को एक P पॉइंट पर और एक Q पॉइंट पर क्या करता है, कट करता है। सो हेयर PQ इज और पैरेलल टू BC, और बोल रहे हैं, कैसा बोला गया है कि P और Q पॉइंट क्या करता है, AB और AC को क्या करता है, दो पॉइंट पे क्या करता है, कट करता है। अगर दो पॉइंट पे कट करता है और इस तरीके से करता है कि ताकि क्या हो जाए, यहाँ पर ये जो PQ है वो BC के क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए। दैट मीन्स मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर BC के पैरेलल एक लाइन यहाँ पे कट कर दी जाती है जिसका नाम दे दिया जाता है PQ, और P यहाँ पर AC साइड पर कट करती है, AB साइड पर, एंड Q जो करती है वो AC साइड पर, ठीक है। तो इस तरीके का अगर ऐसा होता है तो क्या बोला गया है, अब ध्यान देना, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, एक लाइन पैरेलल ड्रॉ की जाती है किसी भी ट्राइंगल की किसी एक साइड के, टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड एट डिस्टिंक्ट पॉइंट, और वो इस तरीके से कट की जाती है कि वही लाइन दूसरी साइड्स पर एक पर्टिकुलर पॉइंट्स पे क्या करती है, कट करती है। द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो प्रूफ क्या करना है, यहाँ पर प्रूफ करना है, अगर ऐसा है तो ये जो लाइन है, ये जो कट कर रही है, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर सेम रेशियो में डिवाइड कर देगी, इस साइड को ये क्या कर देंगी, सेम रेशियो में डिवाइड कर देगी। दैट इज AP अपॉन PB, AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन BC। क्या बोला गया है यहाँ पर कि अगर ऐसा लाइन पैरेलल बनाई जाएगी तो बाकी दो साइड पे जो पॉइंट कट हुए हैं ये पूरे साइड्स को क्या कर देंगे, इक्वल रेशियो में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। सो सेम रेशियो, दैट मीन्स AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन BC QC सॉरी। तो इस तरीके से हमें ये प्रूफ करना है। ओके, तो ये मुझे प्रूफ करना है। सो अब करेंगे कैसे, अब देखिए, अब यहाँ पे हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, क्या कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे मैं एक P से इस AC पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रही हूँ जो मैंने यहाँ पर नाम दे दिया M पॉइंट पर, ठीक है। सिमिलरली Q से भी मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करती हूँ AP पर जो कि होगा N पॉइंट, ठीक है। here we draw perpendicular PM on AC and QN on AB, ठीक है। So PM is perpendicular to AC and QN is perpendicular to AB, ठीक है। तो दो हमने ऐसी लाइन ड्रॉ करी परपेंडिकुलर, जिससे क्या हुआ, यहाँ पे PM is perpendicular to AC and QN is perpendicular to
ए बी। यहाँ तक ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर मुझे करना क्या है, यहाँ पर मैंने दो परपेंडिकुलर तो यहाँ कंस्ट्रक्ट कर दिए गए हैं, ठीक है। चलिए अब मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, इस क्यू को किससे ज्वाइन कर दूँ, बी से, और पी को ज्वाइन कर दूँ मैं यहाँ पर सी से। क्या किया मैंने यहाँ पर मैंने इस पी को ज्वाइन कर दिया सी से और बी को ज्वाइन कर दिया क्यू से, ठीक है। सो यहाँ पर नाउ ज्वाइन बी क्यू एंड पी सी, ठीक है। इनको मैंने दो पॉइंट को क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया, तो यहाँ पे ये लाइन ड्रॉ हो गई। अब मैं पर्टिकुलर बात करूंगी किसकी, नाउ अब मैं ट्राइंगल की बात करूंगी। नाउ इन ट्राइंगल, अब यहाँ पर ट्राइंगल में सबसे पहले किसकी बात करने वाली हूँ, ए पी क्यू, इस ऊपर वाले ट्राइंगल की मैं बात कर रही हूँ, ए पी क्यू। नाउ इन ट्राइंगल ए पी क्यू, क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ, अगर मैं एरिया निकालूं इस ए पी क्यू ट्राइंगल का तो क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एक बार मैं हाइट क्यू एन ले लूं क्योंकि परपेंडिकुलर ही हाइट बोली जाती है, सो क्यू एन और बेस क्या हो जाएगा, ए पी एंड क्यू एन, क्या हो जाएगा, ए पी एंड क्यू एन। सो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू, सो यहाँ पर मैं ले लूंगी हाफ इंटू बेस, मैंने क्या लिया क्यू एन, और बेस सॉरी हाइट मैंने ले लिया क्यू एन और बेस ले लिया मैंने ए पी, सही है, ए पी एंड क्यू एन, ओके। तो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ पे क्या लिया मैंने, एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल ए पी अपॉन क्यू एन, ओके। नाउ अब मैं ट्राइंगल किसकी बात कर रही हूँ, अब मैं ट्राइंगल किसकी बात करने वाली हूँ, अब मैं बात करूंगी इसी ट्राइंगल को, अगर मैं दूसरा एरिया निकालूं तो मैं ये निकाल सकती हूँ। अब मैं हाइट अगर ये ले लूं पी एम और बेस ले लूं ए क्यू, पी एम एंड ए क्यू, ठीक है। तो पी एम एंड ए क्यू, इसको मैं ये भी लिख सकती हूँ हाफ पी एम मल्टीप्लाई विद ए क्यू, ये भी हो सकता है एरिया, ठीक है, क्योंकि वही सेम ट्राइंगल इस तरीके से है, ए यहाँ पर P है, यहाँ Q है, यहाँ PM है, ये QN है, ये B और ये C। सो यहाँ पर अब इस बार मैंने क्या लिया है, PM और AQ के लिए क्या ले लिया, बेस। तो मतलब ये दोनों ही APQ ट्राइंगल के क्या है, एरिया। दो तरीके से ट्राइंगल निकाले। अब मैं यहाँ बात करने वाली कौन से ट्राइंगल के बारे में, अब मैं बात करूंगी यहाँ पर BPQ, इस ट्राइंगल की बात करती हूँ। नाउ इन ट्राइंगल BPQ, अब इसका अगर मैं एरिया निकालना चाहूं, एरिया निकालूं मैं अगर ट्राइंगल BPQ का, ठीक है, BPQ का, सो यहां पर हाइट क्या हो जाएगी, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, तो इस ट्राइंगल की जो हाइट होगी वो क्या होगी, Q1 होगी, क्या होगी, Q1 होगी, तो हो जाएगी हाफ, बेस क्या होगा यहाँ पर PB इंटू Q एंड दिस इज अ थर्ड इक्वेशन। एंड सिमिलरली अगर मैं एरिया निकालूं ट्राइंगल किसका, अब मैं इस ट्राइंगल का एरिया निकालूं, क्या है यहाँ पर CPQ, अगर मैं CPQ का एरिया निकालूं सो यहाँ पर हाफ इंटू बेस क्या हो जाएगा मेरे पास QC एंड हाइट क्या हो जाएगी, यहाँ पे परपेंडिकुलर हाइट क्या है, यहाँ पे ये आ रही है परपेंडिकुलर हाइट, क्योंकि इसी लाइन को आगे ड्रॉ कर रहे हैं, तो PM यही हो जाएगा। दिस इज अ फोर्थ इक्वेशन, ठीक है। अब मुझे प्रूफ क्या करना है, पहले आप वो ध्यान दीजिए। प्रूफ मुझे करना है AP अपॉन PB, AQ अपॉन QC, AP अपॉन PB, ठीक है। सो AP अपॉन PB, तो मैं यहाँ पर ध्यान दोगे AP और PB यहाँ पर आ रहे हैं, एक तो फर्स्ट इक्वेशन में और एक आ रहा है थर्ड इक्वेशन पे। क्या मैं ये लिख सकती हूँ, नाउ इसको मैं लिख दूं फर्स्ट इक्वेशन डिवाइड बाय थर्ड इक्वेशन, दोनों को डिवाइड कर दूं मैं यहाँ पर। सो यहाँ पर डिवाइड करूंगी तो यहाँ ऊपर आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BPQ इक्वल्स टू ये हाफ इंटू बेस है यहाँ पर QN,
हाइट हो गई AP अपॉन यहाँ पर हाफ इंटू PB इंटू QN। अब आप देखोगे हाफ से हाफ कैंसिल, QN से QN कैंसिल, क्या आ गया यहाँ पर AP अपॉन PB आ गया AP अपॉन PB। दिस इज अ फिफ्थ इक्वेशन। इसको अभी हम यहीं पर लीव कर देते हैं। इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया का अगर मैं रेशियो निकालती हूँ तो क्या निकलता है AP अपॉन PB। ओके चलिए अब आगे बढ़ते। अब मेरे पास यहाँ पर दूसरा जो यहाँ पर बचा है सेकेंड डिवाइडेड बाय 4। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगी, जो सेकेंड इक्वेशन है उसको 4 से डिवाइड करती हूँ, जो किसका एरिया है, एरिया, ठीक है। यहाँ पर यहाँ पर एरिया है, यहाँ पर मेरे पास सेकेंड इक्वेशन का वो APQ का ही है, ठीक है। APQ अपॉन CPQ, APQ एंड CPQ। सो यहाँ पर जो मेरे पास एरिया आ रहा है वो यहाँ पर है हाफ PMAQ, ठीक है, हाफ PMAQ, हाफ PMAQ अपॉन हाफ, यहाँ पर क्या है लास्ट में QCPM, QCPM। आप देखोगे हाफ से हाफ, PM से PM कैंसिल, मेरे पास आ रहा है यहाँ पे AQ अपॉन QC। ये मेरे पास इक्वेशन आ गई 6। अब आप यहाँ ध्यान दोगे कि जो मुझे यहाँ पे प्रूफ करना था, प्रूफ क्या करना था, AP अपॉन PB, AQ अपॉन QC, और मेरे पास यहाँ पर आ भी गया AP अपॉन PB, और एक बार यहाँ इक्वेशन में आ भी गया AQ अपॉन QC, लेकिन ये आपस में इक्वल प्रूफ करना है। तो मैंने रेशियो तो निकाल दिया, अब इक्वल कैसे प्रूफ करें, चलिए देखते हैं यहाँ पर। अब आप यहाँ ध्यान देंगे, मैंने यहाँ पर दो ट्राइंगल की तरह किए इसको सॉल्व। देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर किया, यहाँ पर इस पूरे का एरिया का रेशियो मैंने इस एरिया के साथ निकाला। सिमिलरली इस एरिया का रेशियो ही दोबारा मैंने किसके साथ निकाला, इसके साथ निकाला। यही है, ठीक है। अब आप देखोगे ये जो ट्राइंगल हैं, ये दोनों जो ट्राइंगल यहाँ पर फॉर्म हो रहे हैं, यहाँ पर दो ट्राइंगल फॉर्म हो रहे हैं, एक तो ये BPQ और साथ ही साथ ये CPQ। ये दोनों ही क्या है, अभी हमने बोला था PQ क्या है, पैरेलल है BC के, PQ क्या है, BC के पैरेलल है, और दोनों इन दो पैरेलल लाइंस के बीच में बनी हुई है ट्राइंगल्स, और दोनों का जो बेस है वो भी सेम है। तो इन दोनों का जो एरिया होगा वो भी क्या होगा, सेम होगा। इन दोनों का एरिया क्या होना चाहिए आपस में, सेम। तो यहां पर आप ध्यान देंगे, यहां से अगर ये मेरे पास ट्राइंगल बन रहा है ABC, एंड यहाँ पर PQ है जो पैरेलल है, और यहीं से ये जो ट्राइंगल मेरे पास बन रहे हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला, ये दोनों का क्या है, बेस सेम है। हेयर यहाँ पर PQ इज पैरेलल टू BC, एंड यहाँ पर आप यह लिख सकते हो, हेयर ट्राइंगल BPQ एंड ट्राइंगल CPQ आर फॉर्म with same base and between same parallel lines। So मैं यहाँ लिख सकती हूँ area of triangle BPQ is equal to area of triangle CPQ। दोनों का एरिया क्या होगा, आपस में इक्वल होगा, यही लिख सकते हैं। अब आप ये देखिए, यहां पर इक्वेशन नंबर 6 और यहां पर इक्वेशन नंबर 5, यहां एरिया ऑफ APQ अपॉन BPQ है, और यहां पर एरिया अपॉन APQ अपॉन CPQ है। APQ पर कॉमन है, नीचे CPQ और BPQ है, जो कि क्या है आपस में ऑलरेडी यहां पर इक्वल है। तो ये इन दोनों का जो रेशियो होगा वो भी आपस में क्या होगा। सो फ्रॉम इक्वेशन 5th and 6th, so equation 5th and 6th मैं क्या लिख सकती हूं, यहां पर AP अपॉन PB is equal to AQ अपॉन QC।
क्या ये लिखा जा सकता है? क्योंकि यहाँ पर APQ अपॉन CPQ था, यहाँ पर था APQ अपॉन BPQ, और मैंने अभी बोला कि BPQ और एरिया ऑफ BPQ और एरिया ऑफ CPQ दोनों इक्वल है, और ऊपर अपॉन में APQ सेम है, दैट मीन्स इनके सामने जो AQ अपॉन QC है और AP अपॉन PB है वो भी आपस में क्या होंगे? इक्वल। सो यहाँ से आपकी ये थ्योरम प्रूफ हो जाती है। क्या प्रूफ हो जाती है? अगर हम ट्राइंगल के किसी भी एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दें, वो पैरेलल लाइन है, तो वो पैरेलल लाइन बाकी दोनों साइड्स को इक्वल रेशियो में क्या कर देती है? डिवाइड कर देती है। दैट मीन्स AP upon PB is equal to AQ upon QC. This is the theorem first. Okay? So ये theorem ये prove करती है. Now अगर मैं इसका converse की बात करूं, that is converse of basic proportionality theorem. अब ये इसका converse है. That means क्या हो गया कि हमें ये पता है, क्या दिया गया है सेकंड में, देखिए, if a line divide any two sides of a triangle in the same ratio, क्या बोला गया है कि कोई भी एक लाइन है वो डिवाइड करती है किसको? ABC ट्राइंगल को, जिसमें से दो साइड एक साइड को दूसरे साइड के रेशियो में डिवाइड करती है। दैट मीन्स मान के चलते हैं हेयर जो DE लाइन है, DE लाइन जो है इज डिवाइड द साइड AB एंड AC इन इक्वल रेशियो, ये गिवन है हमको, ठीक है। सो दैट मीन्स क्या हो जाएगा? AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, और ये हमें गिवन है कि अगर ऐसा हो तो ये क्या कहलाएगा? जो वो लाइन है, जो ये DE लाइन है, ये क्या होगी? नीचे वाले BC लाइन के क्या होगी? पैरेलल होगी। देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। सो जो वो लाइन होगी DE, वो थर्ड साइड के क्या होनी चाहिए? पैरेलल। जस्ट ऑपोजिट है, जस्ट कन्वर्स है हमारी फर्स्ट थ्योरम का। ओके, वहां पे पैरेलल था इसलिए वो सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा था, लेकिन यहाँ अगर सेम रेशियो में डिवाइड करता है तो यहाँ पे दोनों लाइन्स क्या होंगी? आपस में पैरेलल होंगी। सो यहाँ पे मुझे कन्वर्स थ्योरम इसे मैं कह सकती हूँ, ठीक है। अब इसे फाइंड कैसे करें? चलिए मानते हैं लेट DE is not parallel, DE is not parallel, let क्या, यहां पर हम मानते हैं DE dash is a parallel, DE dash is a parallel to side BC। मान के चलते हैं यहाँ पे जो मुझे नहीं लगा कि DE पैरेलल है, हमें ये प्रूफ करना है, लेकिन चलिए मानते हैं कि DE पैरेलल नहीं है। हम एक दूसरी लाइन ले लेते हैं DE डैश। ये DE डैश जो है वो क्या है? पैरेलल है किसके? BC के। अगर ये पैरेलल है तो अभी हमने जस्ट फर्स्ट थ्योरम में पढ़ा कि अगर ये पैरेलल है तो ये सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। दैट मीन्स AD अपॉन DB। सो AD अपॉन DB जो होगा वो इक्वल होगा किसके? AE अपॉन EC के, AE डैश अपॉन E डैश C के, ठीक है। E को आप छोड़ दो कि E तो पैरेलल नहीं है, लाइन DE पैरेलल नहीं है, लेकिन DE डैश है, ठीक है। ये जो DE डैश है ये है पैरेलल, मान के चलते हैं। तो अगर ये पैरेलल है, अभी फर्स्ट थ्योरम में देखा था, जो फिर इनका रेशियो क्या हो जाएगा? AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE डैश अपॉन E डैश C, ठीक है। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। अब आप यहाँ ध्यान दोगे फर्स्ट और सेकेंड में ये गिवन है हमें, यहाँ पर ये हमने अभी फॉर्म की है। AD अपॉन DB किसके इक्वल है? यहाँ AE अपॉन EC और AE डैश अपॉन E डैश C, यही दिया गया है। सो यहाँ पर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड AE अपॉन EC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? AE डैश अपॉन EC डैश। देखिए अब यहां से आप देखोगे ये बोल रहे हैं कि यहां पर AE जो है AE डैश अपॉन EC डैश इज इक्वल टू क्या है? AE अपॉन EC। अब ये दोनों तो अलग अलग पॉइंट हो ही नहीं सकते। सो यहां से मैं कह सकती हूं हेयर वी कैन से E and E dash are same point। यहां से हम क्या कह सकते हैं कि वो क्या है? दोनों सेम पॉइंट है। एंड DE is parallel to BC, hence proof।
ओके सो यहाँ पर ये दोनों ही ए ई डैश, क्योंकि हमारे पास जो ट्राइंगल था कुछ इस तरीके से, यहाँ पर अगर डी और ई था पॉइंट, ठीक है, और यहाँ ए बी सी, और हमने माना था यहाँ पर ई डैश। अब ये बोल रहे हैं जो ई डैश है वही ई डैश सी है, और यही हमने बोला ए ई जो है ये गिवन है ई डैश सी है, ई सी है, तो ये दो पॉइंट तो अलग अलग हो ही नहीं सकते। दैट मीन्स जो हमने नहीं माना था, जो हमने माना था कि ये पैरेलल नहीं है ये पैरेलल है, एक्चुअल में दोनों ही पॉइंट क्या है आपस में सेम है, मतलब दोनों सेम पॉइंट है। सो यहाँ पर जो डी ई होगा वो क्या होगा, पैरेलल होगा। सो यहाँ से क्या निकलता है कि अगर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के जो रेशियो है अगर इक्वल है, दैट मीन्स वो जो लाइन है यहाँ डी ई वो क्या होगी, थर्ड साइड के पैरेलल होगी। ओके सो इस तरीके से आपकी ये सेकंड थ्योरम भी यहाँ पर प्रूव हो जाती है। ठीक है, चलिए अब इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं। देखिए एग्जांपल यहाँ पर ABCD इज अ ट्रेपेजियम। अब यहाँ पर क्या बोला है, ABCD जो है वो एक ट्रेपेजियम है। चलिए यहाँ A, ये B, यहाँ C एंड ये D। ABCD क्या है, ये एक ट्रेपेजियम है। ओके नाउ ये बोला है AB इज पैरेलल टू DC। जो AB है वो पैरेलल है DC के। ऑफ कोर्स ट्रेपेजियम का जो एक पेयर होता है पैरेलल होता है। ओके एंड E एंड F आर द पॉइंट्स ऑन नॉन पैरेलल साइड। अब यहाँ पर दो पॉइंट आ जाते हैं, एक आ जाता है यहाँ पर E और यहाँ आ जाता है F। ठीक है, ये EF पॉइंट्स है नॉन पैरेलल साइड में, एंड AD एंड BC रेस्पेक्टिवली, AD एंड BC पर। ओके सच दैट EF जो इस तरीके से है कि EF जो है वो पैरेलल है किसके, AB के, एंड शो दैट AE अपॉन ED इक्वल्स टू BF अपॉन FC। ठीक है, सो हेयर गिवन क्या है, मुझे हेयर गिवन पार्ट क्या है, वी नो AB इज पैरेलल टू DC, ये तो हमें पता है। वी नो AB इज पैरेलल टू DC क्योंकि ये ट्रेपेजियम है। ठीक है, चलिए यहाँ पर बोला गया गिवन भी है, और साथ ही साथ ये भी दिया हुआ है कि ये EF के भी पैरेलल है। क्या, EF इज पैरेलल टू AB एंड EF ऑल्सो पैरेलल AB। सो मैं ये लिख सकती हूँ AB इज पैरेलल टू EF पैरेलल टू CD। ये लिखा जा सकता है कि तीनों ही आपस में क्या है, पैरेलल लाइन है। अब मैं यहाँ पे देखो क्या चेंज कर रही हूँ, मैं यहाँ पे एक काम करती हूँ, DB को ज्वाइन करती हूँ और एक यहाँ पर एक पॉइंट आता है G, इसको मैं G नाम दे देती हूँ। नाउ मीट D पॉइंट टू B। ठीक है, ठीक है, एंड DB लाइन कट EF एट G। ठीक है, मैंने यहाँ DB को मिला दिया और ये DB जो लाइन है वो EF लाइन को क्या कर रही है, G पॉइंट पर कट कर रही है। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ दो ट्राइंगल आ जाते हैं। एक ट्राइंगल में पहले बात करूंगी इसकी ADB की, और दूसरा जो ट्राइंगल में बात करूंगी यहाँ पर BDC की। ओके चलिए, अब मुझे यहाँ पर क्या प्रूफ करना है, मुझे प्रूफ करना है AE अपॉन ED, दैट इज AE अपॉन ED इक्वल्स टू BF अपॉन FC। मतलब ये जो पैरेलल लाइन मैंने खींची यहाँ पर वो इस वाली नॉन पैरेलल साइड्स को क्या कर रही है, इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रही है। ओके चलिए, नाउ अब इन ट्राइंगल किसकी बात करूं मैं, नाउ इन ट्राइंगल ADC ADB। ठीक है, यहां पर क्या पैरेलल है, हमें पता है EG जो होगा वो भी AB के पैरेलल होगा, क्योंकि EF है वो AB के पैरेलल है, तो EG भी क्या होगा, AB के पैरेलल होगा, उसका हाफ ही तो है। सो AG इज पैरेलल टू AB। सो यहां से लिखा जा सकता है DE अपॉन EA, DE अपॉन EA, या फिर आप इसको उल्टा लिख लो AE अपॉन ED इज इक्वल टू, यहां पर हो जाएगा BG अपॉन GD। यही होगा, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, तो ये इन दोनों लाइंस, इन दोनों साइड्स को क्या करेंगी, इक्वल रेशियो में डिवाइड करेंगी। सो AE अपॉन ED इक्वल्स टू BG अपॉन GD। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब यहां पर मैं सेकेंड इक्वेशन की बात करती हूँ, जो यहाँ पे नाउ इन ट्राइंगल, अब मैं ट्राइंगल किसकी बात करूं, BDC की। BDC हेयर GF
इज पैरेलल टू सी डी। अच्छा, ये ई एफ जो था वो सी डी के पैरेलल था, अभी हमने यहाँ देखा तीनों लाइंस के आपस में पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल हैं, तो ये भी क्या करेंगे, इक्वल रेशियो में डिवाइड करेंगे। सो बी जी लिख सकते हैं हम, सो बी जी अपॉन जी डी इज इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ सी। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। और आप फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से आप देखोगे बी जी अपॉन जी डी दोनों में कॉमन है, तो ऑफकोर्स ये बात है बी जी अपॉन जी डी इसके इक्वल है, बी जी अपॉन जी डी बी एफ एफ सी के इक्वल है। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या लिखा जा सकता है, ए ई अपॉन ई डी, ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ सी। सो यहां पर हमने इसको इसके प्रूव कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व करोगे। ठीक है, हो गए दोनों इक्वेशन प्रूव, क्योंकि बी जी अपॉन जी डी दोनों में कॉमन आ रहा है, और जैसे ये प्रूव हुआ तो बी एफ अपॉन एफ सी किसके इक्वल हो गया, ई अपॉन ई डी, और यही हमें यहाँ पे क्या करना था, प्रूव करना था। ओके, सो इस तरीके से आप क्या करोगे, इसे सॉल्व करोगे। ठीक है, चलिए। सो ये लेक्चर आपका यहीं एंड होता है, लेकिन इस चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।